अध्याय 29। फोंग कैन ने अपने पिता से बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं सीखा, लेकिन उसने बहुत अनुभव प्राप्त किया। स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित बालक के रूप में सम्राट को बचपन से ही पता था कि उसके पिता और माँ के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश से ज्यादा भावनाओं को महत्व देते थे, और उसकी माँ एक ऐसी व्यक्ति थी जो भावनाओं से ज्यादा देश को महत्व देती थी। एक राजकुमार जिसका पिता उसकी माँ से प्यार नहीं करता था, और कभी-कभी तो उसे एक अनुग्रहित राजकुमार जितना भी महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वह सहना जानता था। जब उसके अभिमानी दूसरे शाही भाई ने उसे झील में धकेल दिया, तो उसने पूरे दरबार को बता दिया कि इस शाही भाई के पास दिमाग नहीं है। वह धैर्यपूर्वक देखता रहा, विथी को कदम दर कदम आत्मविनाश के गर्त की ओर बढ़ते हुए। उसने धैर्यपूर्वक अपने पिता की बातें सुनी, उन्हें उन बातों के बारे में बड़बड़ाने दिया जिनसे वह असंतुष्ट था। जब उसके पिता मर रहे थे, तो उनके चेहरे पर फैले पश्चाताप को देखकर उसे बहुत मजा आया। अगर उसने पहले भी ऐसा किया होता, तो अब पछताने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए पश्चाताप और माफी सिर्फ व्यंग्य था। पूरे 9 प्रांत उसके थे, उसे जो करना था करने का अधिकार था। अतीत धुएं और बादलों की तरह था, यह उसके लिए बस एक परीक्षा थी। उसने कभी इसे दिल पर नहीं लिया, इसे चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। अगर आप कुछ चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। वह इस सिद्धांत को बचपन से ही समझता था। उनकी माँ ने राजमाता का पद तो ग्रहण किया, परंतु अपनी माँ का हृदय खो दिया। उनके पिता ने स्त्री सौंदर्य तो प्राप्त कर लिया, परंतु सही गलत में अंतर करने की क्षमता खो दी। उनके पिता एक असफल व्यक्ति थे, और एक असफल सम्राट भी। वह बचपन से ही जानता था कि जब वह सम्राट बनेगा, तो वह निश्चित रूप से अपने पिता जैसा नहीं होगा। अपने पिता के निधन के बाद क्राउन प्रिंस के रूप में वह स्वाभाविक रूप से आसानी से सिंहासन पर चढ़ सकेगा, सैन्य शक्ति धारण कर सकेगा, सरकार संभाल सकेगा और साथ ही हरम में महिलाओं के जीवन और मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकेगा। उसके आसपास अनगिनत सुंदरियां थी। अगर उसका मन करता तो वह कुछ समय के लिए उन्हें लाड प्यार करता। जब उसकी रुचि खत्म हो जाती तो वह उन्हें अनदेखा कर देता। उसके लिए औरतें सिर्फ उसका मनोरंजन करने की चीजें थीं। वह अपने पिता की तरह किसी एक व्यक्ति पर विशेष ध्यान नहीं दे सकता था। हरम में मौजूद औरतों के विचार अप्रत्याशित थे। उसे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि वे क्या सोचती हैं। उसे बस यह देखने की जरूरत थी कि वे उसे कैसे खुश कर सकती हैं। वह और लड़कियां बस आपूर्ति और मांग थी। प्रत्येक पक्ष कुछ चाहता था। यह सिर्फ इतना था कि बाद में एक मूर्ख लड़की थी जिसने अपनी सच्ची भावनाओं की पेशकश की। वह उसे बहुत सी चीजें दे सकता था, लेकिन वह चीज जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी, वह उसे नहीं दे सकता था। जब तक वह जन्म देने वाली नहीं थी, तब तक वह दरवाजे के बाहर खड़ा था, अचानक सोच रहा था, अगर वह ऐसे ही चली गई, तो क्या यह हरम बहुत उबाऊ, बहुत अकेला नहीं होगा? आखिर हरम में सभी औरतें ऐसी ही थी, बस यही एक औरत बाकी औरतों से थोड़ी अलग थी। अंत में वह और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ थे। उसने महसूस किया कि उसने खुद को एक लंबी आह भरी, शायद इसलिए कि हरम ने आखिरकार एक अनोखी बेटी को बरकरार रखा। उसने उस बच्चे को जन्म दिया जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देती थी। लड़का अपने पिता जैसा नहीं था, नहीं उसके जैसा, लेकिन उसने उसे बहुत संतुष्ट किया। उसने सोचा, भविष्य का सम्राट बनने के लिए इस बालक से अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। महाराज, शाही उपपत्नी गंभीर रूप से बीमार है। फोंग कैन ने यह सुना, एक गहरी सांस ली। हियेनफी, वह भी एक बार उसे महत्व देता था, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से वह उसे अधिक से अधिक नापसंद करने लगा। शायद इसलिए कि यह व्यक्ति उन चीजों को याद करता था और चाहता था जो वह उसे नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह उससे नफरत करता था।
मैं मिलने जा रहा हूँ। उसने अपने हाथ में स्मारक बंद कर लिया। आखिरकार वह कोई ऐसी थी जिसने सिंहासन पर चढ़ने से पहले उसकी सेवा की थी, इसलिए उसे उससे मिलना चाहिए। शाही उपपत्नी एक बार बहुत ही सौम्य और सुंदर व्यक्ति थी, लेकिन अब वह अधिक से अधिक अश्लील और सांसारिक हो गई थी। एक गंदे सफेद कागज के टुकड़े की तरह जिसे चाहे जितना भी पोंछा जाए साफ नहीं किया जा सकता था। फोंग कैन ने बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को देखा, जो मरता हुआ लग रहा था और किसी भी क्षण इस दुनिया को छोड़ सकता था। महाराज, हियन फी की आवाज कर्कश और गर्म थी। उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आह भरी और कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि महामहिम अभी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार होंगे। उसकी नजरें फोंग कैन से हटकर कमरे के कोने में रखे फूलदान पर पड़ी। उसमें रखे फूलों का गुलदस्ता मुरझाने लगा था। वह गुलदस्ते को देखती रही, एक पल के लिए चौंक गई, फिर अचानक धीरे से एक कविता सुनाई। आंगन गिरे हुए फूलों से भरा है, चांद दूर है, विलो तालाब की शाखाएं हरी हैं, हवा धीमी है। उत्तरी सांग राजवंश के कवि एनथू की कविता गुई शान का अंश, जिसका अनुवाद गुयेन दीनहफू ने किया है। इस कविता को पढ़ने के बाद हियन फी हाँफ रही थी। अपनी आंखें खोलकर फोंग कैन को देखने की कोशिश कर रही थी। महाराज, क्या आपको अभी भी वह कविता याद है? उस साल जब वह पहली बार महल में दाखिल हुई, तो सम्राट, जो अभी भी युवराज थे, ने उसे यह कविता सुनाई। 10 साल से ज्यादा समय बीत गया। सम्राट के पास दूसरी सुंदरियां भी थी और वह दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी। हरा वसंत धूसर हो जाता है, प्रेम वापस नहीं आता, उसके आंसू बहते हैं। शायद उसे सम्राट का प्यार कभी नहीं मिला था। यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। फोंग कैन ने चुपचाप उसे बहुत देर तक देखा, फिर कहा, आराम करो, मैं बाद में फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। रखेल ने सम्राट की आकृति को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो फिर से सपना देख रही हो। उस रात चांदनी ओस की तरह थी। वह सुंदर कपड़े पहने हुए थी और खिड़की के पास खड़ी थी। एक सुंदर युवक ने उसे कविता की कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाईं। आंगन गिरे हुए फूलों से भरा है, चांद बहुत दूर है, विलो तालाब की हरी शाखाएं हैं, हवा मंद है। हवा का एक झोंका आया, नाशपाती के फूल गिरे, बहुत ही शानदार। उपपत्नी मर गई। फोंग कैन ने महल से आती रोने की आवाज सुनी। उसके कदम थोड़े रुक गए। उसने अपना सिर उस जगह को देखने के लिए घुमाया जो अचानक शोरगुल से भर गया था, और उसके बगल में खड़े हिजड़े से कहा, पुण्यवान उपपत्नी ने एक महान उपपत्नी के रूप में उसे दफना दिया है। बोलने के बाद वह पीछे मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन होठी कमरे में खड़ी चुपचाप उसे देखती हुई दिखाई दी। उसने भी इस व्यक्ति को महत्व दिया था, लेकिन उसका दिल हिसाब किताब से भरा था, जिससे अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब उसके पास पहले जैसा शांत स्वभाव नहीं रहा, और वह उसे एक पल भी चैन नहीं देगा। सम्राट को जाने की तैयारी करते देख होठी धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। अलविदा महाराज। वह खड़ी हो गई। सम्राट की आकृति दरवाजे के पीछे गायब हो गई थी। उसने अपना सिर शाही उपपत्नी के कमरे की ओर देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। शाही उपपत्नी की मृत्यु की खबर पूरे महल में फैल गई। वापस जाते समय फोंग कैन को शाही उपपत्नी के महल की ओर भागती हुई कई उपपत्नियां मिली। उनमें से प्रत्येक ने उसे धीरे से और शालीनता से सलाम किया। उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन इससे उनका बुरा हाल नहीं हुआ। नमस्कार महाराज। ठीक है, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। फोंग कैन ने पर्दा उठाया और सड़क के किनारे खड़ी महिला की तरफ देखा,
उसने थोड़ी पुरानी लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती इससे कम नहीं हुई थी। यह व्यक्ति, जो कई सालों से उसका पसंदीदा था, वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता था। धन्यवाद, महाराज। शाही उपपत्नी थुक ने अपना सिर उठाया और शाही गाड़ी का पर्दा थोड़ा हिलता हुआ देखा। वह शांत भाव से शाही गाड़ी को दूर दूर तक जाते हुए देखती रही। अचानक उसने शाही उपपत्नी चियू की गाड़ी को विपरीत दिशा से आते देखा। वह अचानक मुस्कुराई और अपने पीछे खड़े लैंगसा से बोली, देखो, इस हरम में सबसे बड़ी विजेता वह है। इतने सालों में हर कोई उससे हार गया है। लैंगसा ने चुपचाप सुना। उसने ध्यान से शाही उपपत्नी थुक का हाथ पकड़ लिया, उसके बोलने का इंतजार किया और फिर बोली, महाराज, आप और वह दोनों शाही उपपत्नी हैं। भले ही उसका एक बेटा है, लेकिन महामहिम से अधिक महान कोई स्थान नहीं है। सिर्फ सतह पर इस हरम में कौन अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। शाही उपपत्नी थुक ने अपने बालों की चोटी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। वह एक चतुर व्यक्ति है। बिना डगमगाए सम्राट का पक्ष बनाए रखने में सक्षम होना सबसे बड़ी क्षमता है। लिंगसा ने अपना सिर उठाया और देखा कि शाही गाड़ी रुक गई थी। सम्राट उतर गया और शाही गाड़ी में लौटने और आगे बढ़ने से पहले कुछ वाक्यों के लिए शाही उपपत्नी झाओ से बात की। यह शाही उपपत्नी झाओ और अन्य के बीच का अंतर भी था। हरम में कुलीन स्वामियों में से केवल शाही उपपत्नी झाओ को ही यह उपचार प्राप्त हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई उसकी चापलूसी करना चाहता था। हालांकि इंपीरियल कॉन्सुबाइन झाओ एक बहुत ही अजीब व्यक्ति था। वह हरम के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती थी। वह इस बारे में थोड़ा सावधान थी कि वह क्या खाती है। अन्य पहलुओं के साथ कुछ भी गलत नहीं था। शायद यह नहीं था कि कोई भी व्यक्ति है। उबीन, यह सिर्फ इतिहास की किताबों में एक और पंक्ति जोड़ रहा था। ओ की बीमारी में अभी भी सुधार नहीं हुआ। आंखें, वह हमेशा ऐसे ही सोता रहेगा। पिताजी, माँ ठीक हो जाएंगी। फोंग क्या उसके पास खड़ा था। उसका युवा चेहरा अचानक दृढ़ हो गया। माँ ने कहा, वह तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी चुनेगी। तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम अभी से शादी करना चाहते हो। जब तुम्हारी माँ जागेगी तो मैं तुम्हें और उसके साथ मिलकर सजा दूंगा। फोंग कैन ने मुस्कुराने की कोशिश की, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, लेटे हुए व्यक्ति का ठंडा हाथ पकड़ लिया और ऐसा लगा जैसे उसे सालों पहले आड़ू के फूलों के नीचे एक लड़की की आकर्षक मुस्कान याद आ गई हो। क्या महल में आड़ू के फूल अभी तक खिले हैं? उसने फोंग की ओर देखा। फोंग की ने सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ, अपनी आवाज कम की और धीरे से कहा, अपनी माँ के साथ वहीं रहो। मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। फोंग क्या ने अपने पिता की आकृति को देखा। जहां वह बैठा था वहीं बैठ गया और अपनी माँ का हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह डरा हुआ और घबराया हुआ था। माँ, आप कब जागेंगी? अगर कोई न हो तो क्या होगा यदि बाओ बाओ को अन्य लोग परेशान करें? वह धीमी आवाज में महल में रखैलों की गणना के बारे में वाक्य दर वाक्य स्पष्ट और विशिष्ट रूप से बोलने लगा। माँ, कृपया जाग जाओ, मुझे डर लग रहा है। कमरे में मौजूद महल की नौकरानियों ने चुपचाप सिर झुका लिया और प्रार्थना की कि उनकी रानी सच में जाग जाए। दाओ नोक मंडप के बगल में आड़ू के बगीचे में फोंग कैन ने व्यक्तिगत रूप से फूलों की कुछ शाखाएं चुनी, खिलते हुए बगीचे को देखा और काओ डुक ट्रुंग से कहा जो उसके पीछे खड़ा था, मुझे याद है कि शाही उपपत्नी चियू हर साल इस बगीचे से आड़ू खाना पसंद करती है। इस साल आड़ू के फूल इतने अच्छे से खिल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी खुश होगी। काओ डुक ट्रुंग ने सिर झुकाकर कहा, कृपया मेरे मूर्खतापूर्ण शब्दों के लिए मुझे माफ करें। मुझे शाही उपपत्नी चियू पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
बहुत अधिक आड़ू खाना अच्छा नहीं है। तुम इतने पेटू हो कि पिछले कुछ सालों में मेरे पास तुम्हारे साथ करने के लिए कोई काम नहीं रह गया है। फोंग कैन मुस्कुराया, कुछ आड़ू के फूल पकड़े और हाय हुआ महल की ओर चल पड़ा। उसके पहुंचने से पहले ही उसने पसीने से लथपथ सिर वाले एक हिजड़े को दौड़ते हुए उसके सामने घुटने टेकते, हाफते हुए और कहते हुए देखा, महाराज, महाराज, शाही कुलीन पत्नी चियू। वह कैसी है? फोंग कैन ने अचानक अपने हाथ में रखी आड़ू की शाखा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। महाराज, कृपया जाग जाइए। छोटे नपुंसक ने अपनी आस्तीन से अपने आंसू और पसीना पोंछा। महाराज, रानी जाग गई है। चान फोंग कैन थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से महल में चला गया। शाखाओं से आड़ू के फूल की पंखुड़ियां गिर रही थी। आंतरिक कमरे में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि वह व्यक्ति बिस्तर के सिरहाने पर बैठा था। क्राउन प्रिंस को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसे प्रवेश करते हुए देखकर उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें साफ थीं। उसके होंठ थोड़े अधिक लाल थे। वह आड़ू के फूल की शाखा को अपने पैरों पर गिराने से खुद को रोक नहीं सका। तुम यहाँ हो? वह मुस्कुराई। हाँ, मैं यहाँ हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। उनका चेहरा अब भी हमेशा की तरह शांत था। हरम में इंपीरियल कॉन्सुबिन जियांग सिर्फ एक साधारण कॉन्सुबिन था। भले ही यह भी नहीं है कि नज़र में महल में प्रवेश करने के लिए या उसके साथ साथ महल में काम करने के लिए, जो कि यह हमेशा के लिए बहुत ही कम समय तक काम करने के लिए बहुत कम है। काफी विनम्रता से लोग भूल जाते हैं। उपपत्नी कोंग उस व्यक्ति से नफरत करती है जिसने उसकी बड़ी बहन को मार डाला, और साथ ही वह अपने भतीजे तीसरे राजकुमार की अच्छी देखभाल न करने के लिए हियन फी से भी नफरत करती है। हरम में किसके हाथ साफ हैं? कॉन्सक्यूबिन कोंग की बड़ी बहन की मौत किसी और की वजह से हुई थी, लेकिन अंत में सिर्फ यही पता चला कि प्रसव के दौरान ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। खतरनाक स्थिति के कारण वह सिर्फ बच्चे की रक्षा कर सकती थी, मां को नहीं बचा सकती थी, इसलिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। मामले की सच्चाई की अब और जांच नहीं की जा सकती थी। हरम में रहने के कई सालों ने कॉन्सक्यूबिन कोंग के दिल की सारी नफरत खत्म कर दी थी। सिर्फ एक ठंडा दिल बचा था। हियन फी की मौत के बाद खोंग टैन ने खुद को शांत कर लिया और अब हरम के मामलों की परवाह नहीं करती। तुओंग क्वी टैन को उम्मीद नहीं थी कि बदला लेने के लिए खोंग टैन के दृढ़ संकल्प की बदौलत उन दोनों को अब एक ठोस सहारा मिल गया है। क्योंकि वह कोंग बहनों के साथ सहानुभूति रखती थी, इसलिए वह कोंग कंसोर्ट की योजना से सहमत हो गई। उसने चुपके से शाही कुलीन कंसोर्ट झाओ को महल के कुछ रहस्य बताए, और शायद इसलिए भी क्योंकि वह गहराई से मानती थी कि यह ट्रांग लेक येन आम लोगों की तरह नहीं है। वह ऊंचे मंच पर कदम रख सकती है। हालांकि वह यह नहीं समझती थी कि एक महिला जो वास्तव में सम्राट से प्यार करती है, इस हरम में इतनी आज़ादी से कैसे रह सकती है। वह जानती थी कि ट्रांग लेक येन और दूसरों के बीच यही अंतर भी था। एक और वसंत आया। शाही कुलीन कंसोर्ट जियांग शाही बगीचे में टहल रही थी। एक देवदार के पेड़ के पास से गुजर रही थी। अचानक उसके पैर थोड़े से रुक गए, पेड़ की छाया के नीचे साधारण फूलों की झाड़ियों को देखते हुए। मास्टर जी, क्या हुआ? उसके पीछे खड़ी महल की नौकरानी ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, बस बर्फ जैसे सफेद बेर के फूलों का एक गुच्छा देखा। तुओंग क्वी टैन ने नजरें फेर ली। उस साल वह और चियू क्वीफी पहली बार मिले थे। शायद जून का महीना था। मौसम इतना गर्म था कि लोगों को असहजता महसूस हो रही थी। यह भी उसी समय था जब उन दोनों की शाही बगीचे में सम्राट से संयोगवश मुलाकात हुई थी। मेरे लिए महाराज एक महान वृक्ष हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, एक स्तंभ है जो आकाश को थामे हुए हैं।
मैं पेड़ की छाया में रहने वाला एक फूल हूँ। हो सकता है कि मैं कभी भी देवदार के पेड़ की पूरी महानता को न जान पाऊँ, लेकिन मैं जीवित रहने के लिए उस पर निर्भर हूँ। अभी तक उसे शाही उपपत्नी चियू द्वारा वर्षों पहले कहे गए 2 वाक्य याद हैं। एक लड़की में सम्राट से ऐसे शब्द कहने का साहस और वफादारी कैसी होनी चाहिए? वह शाही उपपत्नी चियो के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाती थी। कभी कभी तो वह खुद को मूर्ख भी समझती थी। एक राजा को अपना दिल देना, क्या यह लोगों को रौंदने के लिए अपना दिल जमीन पर फेंकने जैसा नहीं था? महल में जीवन ने उसे बहुत पहले ही लकड़ी की कठपुतली की तरह कठोर बना दिया था, लेकिन किसी कारण से उस पल वह उसे याद दिलाना चाहती थी। हालांकि अंत में वह महिला फिर भी पीछे नहीं हटी, लेकिन लगभग 10 साल तक जिद्दी रही। जब उसने सुना कि शाही उपपत्नी झाओ बीमार थी, तो वह एक छोटे देवदार के पेड़ की छंटाई कर रही थी। उसका हाथ थोड़ा कांप गया, पेड़ गिर गया और टूट गया। वह शीहे पैलेस में जल्दी से गई और देखा कि महारानी पहले से ही वहां मौजूद थी। हाल के वर्षों में महारानी का व्यवहार बहुत शांत हो गया था, लेकिन वह शाही कुलीन पत्नी झाओ के साथ बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी कि शाही कुलीन पत्नी जियांग को लगा कि महारानी वास्तव में शाही कुलीन पत्नी झाओ को अपनी छोटी बहन मानती है। उसे आते देख महारानी ने धीरे से कहा, उनका स्वर थोड़ा उदास था, सम्राट अंदर हैं। उपपत्नी तोंग जानती थी कि शाही कुलीन पत्नी चियू की हालत ठीक नहीं है। उसने अपने गले में दर्द महसूस किया और महारानी के सामने झुककर कहा, महारानी, शाही कुलीन पत्नी चियू एक अच्छी इंसान है और उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। वे निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगी। उसे नहीं पता था कि ये शब्द खुद को या महारानी को सांत्वना देने के लिए थे, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा कहने से ही उसे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। एक पल बाद सम्राट ने सभी को शीहे पैलेस छोड़ने का आदेश जारी किया। उपपत्नी जियांग जानती थी कि सम्राट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बहुत से लोग शाही उपपत्नी झाओ को परेशान करें। इसलिए वह चुपचाप पीछे हट गई। जैसे ही वह कमल के तालाब से गुजरी, उसने महामहिम क्राउन प्रिंस को अपनी ओर आते देखा। वह रुकी, थोड़ा सा बगल की ओर बढ़ी और झुकी। नमस्कार, महामहिम क्राउन प्रिंस। युवराज ने आधा प्रणाम लौटाया। उसके युवा चेहरे पर पहले से ही थोड़ी चिंता झलक रही थी। नमस्कार, शाही उपपत्नी तोंग। उसने देखा कि क्राउन प्रिंस का चेहरा थोड़ा लाल था, शायद इसलिए क्योंकि वह जल्दी में चला गया था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जैसे कि किसी राक्षस ने उसे जकड़ लिया हो, उसने कहा, महामहिम अभी भी सो रहे हैं। अगर महामहिम क्राउन प्रिंस आपके साथ ज्यादा समय तक रहें, तो कौन जानता है, शायद आप जल्दी ही जाग जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे लगा कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसकी गरिमा के परे है, लेकिन वह शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे, इसलिए वह चुप रही। धन्यवाद, महाराज। क्राउन प्रिंस को उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर चुप रहने वाली कंसर्ट जियांग अचानक ऐसी बात कह देगी, लेकिन उसने अभी भी अपने दिल में दूसरे पक्ष के अच्छे इरादों को याद किया। आधा झुककर वापस लौटा और जल्दी से आगे बढ़ गया। कंसर्ट जियांग ने लड़के की सीधी पीठ को देखा, जैसे कि उसने भावी सम्राट को देखा हो। 2 साल पहले सम्राट ने चौथे राजकुमार को क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया। कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। सभी ने देखा था कि सम्राट ने पिछले कुछ वर्षों में शाही कंसर्ट झाओ और चौथे राजकुमार के साथ कैसा व्यवहार किया था। यहाँ तक कि कुछ लोग चुपके से कह रहे थे कि सम्राट के दिल में उसे डर था कि महारानी डोवगर का भी शाही कुलीन पत्नी झाओ जैसा दर्जा नहीं है। ये शब्द सुनकर वह बस हल्की सी मुस्कुराई। सम्राट के दिल में महारानी और शाही कुलीन पत्नी झाओ, एक को महल में परेशान करने वाले मामलों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, दूसरे को प्यार और लाड़ प्यार किया जाता था।
उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। एक कुदाल के महत्व की तुलना एक कीमती आर्किड से कौन करेगा? इन दिनों सम्राट हरम में नहीं आया है और कई बार नाराज हुआ है, यहाँ तक कि जनरल मैनेजर काओ को भी दोषी ठहराया है। कंसोर टुओंग जानता है कि सम्राट शाही कुलीन कंसोर चियू की बीमारी के बारे में चिंतित है, लेकिन शाही कुलीन कंसोर चियू की बीमारी और भी बदतर होती जा रही है। किस कारण से? दाओ नोक मंडप के बाहर आड़ू के फूल हर साल पिछले साल की तुलना में अधिक खूबसूरती से खिलते हैं। उसने सुना कि इस जगह के अपने रखवाले हैं और यहाँ तक कि पूरे दाओ नोक मंडप को बंद कर दिया गया है। यह केवल इसलिए था क्योंकि शाही कुलीन पत्नी झाओ को आड़ू के फूल और आड़ू बहुत पसंद थे। इसलिए सेंट्रल प्रोविंस पैलेस ने लोगों को पूरे साल इस बगीचे की देखभाल करने के लिए रखा था। सुंदर आड़ू के फूलों को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए शाही कुलीन पत्नी जियांग ने अचानक सम्राट को जल्दी से चलते हुए, कुछ आड़ू की शाखाएं तोड़ते हुए और फिर जल्दी से जाते हुए देखा, यहाँ तक कि यह भी नहीं देखा कि बगीचे में कोई और भी था। उसने सम्राट के जल्दबाजी भरे चेहरे को देखा, अचानक सोचा, अगर महामहिम के हाथ में फूल शाही कुलीन पत्नी झाओ के लिए होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम शाही कुलीन पत्नी झाओ की सच्ची भावनाएं तो बर्बाद नहीं होती। कुछ घंटों बाद खबर फैली कि शाही कुलीन पत्नी झाओ जाग गई है। कुछ खुश थे, कुछ उदास थे, लेकिन सभी के चेहरों पर खुशी दिख रही थी। कोई और भावनाएं रखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों बाद शाही कुलीन पत्नी जियांग आखिरकार महारानी के जिंग्यांग पैलेस में शाही कुलीन पत्नी झाओ से मिली। वह पहले जैसी ही दिख रही थी। गंभीर बीमारी के कारण उसके चेहरे पर कोई पीलापन नहीं था, जैसे कि उसने अभी अभी एक लंबी नींद ली हो और उसे कोई पीड़ा नहीं हुई हो। जिंग्यांग पैलेस से निकलते हुए शाही कुलीन पत्नी झाओ ने उसे वापस बुलाया। वह चुपचाप उसके बगल में चली गई। शाही कुलीन पत्नी झाओ से आधा कदम धीमी। अचानक उसे लगा कि वे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से घूम गया। जब मैं अचंभित थी तो मैं हमेशा एक सपने में थी। इस सपने में दृश्य इतना सुंदर था कि मैं जागना नहीं चाहती थी। शाही उपपत्नी झाओ बहुत धीरे धीरे चली। उसकी आवाज भी इत्मीनान से थी। लेकिन फिर मैंने क्राउन प्रिंस को पुकारते हुए सुना। कुलीन उपपत्नी ने अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज को महान भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है और निश्चित रूप से स्वर्ग से भी उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। मैं क्राउन प्रिंस से ये शब्द कहने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। शाही उपपत्नी चियू ने हल्के से मुस्कुराते हुए सीधे उसकी ओर देखा। यदि आप नहीं होते तो शायद मैं अब यहाँ नहीं होती। यहाँ नहीं? लेडी तुओंग के होठों का कोना हल्का सा फड़क उठा और थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्राउन प्रिंस अभी भी जवान है। यह सही है, क्राउन प्रिंस अभी भी युवा है और महल में महिलाओं की कभी कमी नहीं होती है। शाही उपपत्नी झाओ हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। शाही उपपत्नी जियांग को लगा कि उसकी मुस्कान में कुछ अजीब है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। दुनिया की ज्यादातर माएं अपने बच्चों को तकलीफ में देखना पसंद नहीं करतीं। शाही उपपत्नी झाओ जैसी कोई अपवाद कैसे हो सकती है? अंत में क्राउन प्रिंस को उसकी एक याद सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि क्राउन प्रिंस इतनी कम उम्र में अपनी मां को खो दे और उसे दूसरों की गणनाओं को सहना पड़े। शाही उपपत्नी झाओ के चले जाने तक शाही उपपत्नी जियांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब उसका मूड काफी अच्छा था। शाही उपपत्नी झाओ का उसे ढेर सारी चीजें दिए बिना व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने आना यह साबित करने के लिए काफी था कि उसकी कृतज्ञता कितनी सच्ची थी। अचानक उसे थोड़ा दुख हुआ। इस हरम में महिलाओं और लड़कियों की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी अपनी जवानी की ऊर्जा बरकरार है, जबकि वह बहुत पहले से ही एक स्थिर पोखर बन गई थी, शांत और उदासीन, बिना किसी खुशी के। यह सोचकर
उसका दिल परेशान भी था और राहत भी। परेशान इसलिए क्योंकि इस जीवन में उसकी जवानी यहीं दफन हो गई, किसी को उस पर दया नहीं आई। राहत इसलिए क्योंकि कम से कम उसका दिल तो बचा था, कम से कम उस दिल को इस हरम ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। थान तुयेन के 20वें साल में तुओंग क्वी टैन को तुओंग चेओ डुंग के पद पर पदोन्नत किया गया। उसके साथ सेवा करने वालों की संख्या बढ़ गई। महल की नौकरानियों और यमदूतों ने उसे देखा और उसे सम्मानपूर्वक नोंग नोंग कहना पड़ा। उसे यह अजीब लगा। दूसरों ने हजारों तरकीबें अपनाईं, लेकिन फिर भी शांत रहे। लेकिन जो व्यक्ति उसके जैसा चुपचाप रहता था, वह नोंग नोंग बन गया। खोंग टैन ने उससे कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि चियो क्वीफी नोंग 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 पदोन्नति करना चाहता था, लेकिन वह जानती थी यह चियो क्वीफी के आभार के शब्द थे। 2 साल पहले उसने मुझे सोने, चांदी या जवाहरात से पुरस्कृत नहीं किया था, लेकिन आज उसने मुझे कुछ ऐसा दिया जो हरम में कई लोग चाहते थे। इस जगह पर कई उपहार आ रहे थे। उसने एक नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे कमरे में रख दो। वेटर ने पीछे देखा। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे शाही कुलीन पत्नी झाओ ने किसी को लाने के लिए भेजा था और तुरंत सावधानी से इसे प्रदर्शन के लिए ले गई। उसने सुंदर किंगहुआ चीनी मिट्टी के फूलदान को देखा, धीरे से बालियों को सहलाया और याद किया कि उसे शुरू में किंगहुआ चीनी मिट्टी के बर्तन पसंद थे, लेकिन बाद में सम्राट ने उसे महत्व नहीं दिया, इसलिए उसे धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत पसंद को दबाना पड़ा। आज शाही कुलीन पत्नी झाओ ने श्रद्धांजलि के रूप में किंगहुआ चीनी मिट्टी के कई टुकड़े भेजे, जिसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। महाराज, शाही कुलीन पत्नी चिएऊ ने आपको चाय का एक सेट देने के लिए किसी को भेजा है। तुओंग चिएऊ डुंग ने चाय के सेट को देखा। चीनी मिट्टी का बना यह सेट पतला और बेहद खूबसूरत था। सुंदर, अति सुंदर। उसने चाय के सेट को सहलाया। उसका ठंडा चेहरा खुशी से भर गया। बस ऐसे ही उसका जीवन कम से कम दुखी नहीं माना जाएगा। उसकी उंगलियां चाय के कप के किनारे पर फिसल गईं। यह एहसास बेहद चिकना था। कम से कम आज वह अभी भी आराम से रह सकती थी, जबकि कुछ लोग मर गए थे। जब फेंग क्यू को क्राउन प्रिंस का ताज पहनाया गया, तब वह केवल 6 साल का था। उससे बड़े 2 भाई थे, लेकिन अंत में जिसे क्राउन प्रिंस का ताज पहनाया गया, वह वही था। उसने हमेशा दूसरों को यह कहते सुना था कि उसकी माँ उसके पिता की कितनी कृपा पात्र थी, उसके पिता उसे कितना महत्व देते थे, लेकिन उसने इन शब्दों को दिल पर नहीं लिया। उसे केवल वही याद था जो उसकी माँ ने उस दिन कहा था जब वह क्राउन प्रिंस बना था। उसकी माँ ने कहा, आज तुम पहले से ही क्राउन प्रिंस हो, लेकिन तुम्हें और भी याद रखना चाहिए, तुम एक बेटे हो। उस समय वह अभी भी छोटा था। उसने केवल यही सोचा था कि उसकी माँ चाहती थी कि वह पुत्रवत बने, लेकिन बाद में उसे समझ में आया, उसकी माँ उसे याद दिलाना चाहती थी कि एक अच्छा क्राउन प्रिंस कैसे बनना है। उसकी माँ ने उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, उसने केवल उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। उनका बचपन उतना तनावपूर्ण नहीं था जितना दूसरे लोग सोचते थे, बल्कि खुशियों से भरा था। उनके पिता ने एक बार कहा था कि उनके पास कुछ ऐसा है जो उनके पिता के पास नहीं था। उसे अभी भी यह बात समझ में नहीं आई। उसके पिता को हमेशा ऐसे ही भ्रमित करने वाले शब्द कहना पसंद था, लेकिन उसके पिता उसके साथ बहुत अच्छे थे। जिस साल राजमाता का निधन हुआ, वह केवल 7 साल का था। महारानी डोवगर अपनी माँ के साथ बहुत सामान्य व्यवहार करती थी, लेकिन वह उनके साथ बहुत अच्छी थी। उनके दफन के दिन उन्होंने अपने पिता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी। बाद में जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा, तो वह और उनकी नानी समझ नहीं पाईं। जब उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी,
तो पहली बार उन्हें समझ आया कि दुहक क्या होता है। उसने महल की दासियों को यह कहते सुना कि उसकी माँ के बिना उसके पिता उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे और उसकी माँ के बिना उसे अन्य रखैलों से हानि होगी। दरअसल वह इन चीजों से नहीं डरता था, क्योंकि उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति सामने आती है तो एक सच्चा सक्षम व्यक्ति जानता है कि समस्या को हल करने के लिए क्या करना है और सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हालांकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे पसंद था कि उसकी माँ उसके लिए खाने के लिए अजीबोगरीब व्यंजन बनाए। उसे पसंद था कि उसकी माँ उसे छोटी छोटी कहानियाँ सुनाए। उसे पसंद था कि उसकी माँ उसे लिखना सिखाए और उसे बाओ बाओ कहकर पुकारने पर उसकी माँ की कोमलता भी पसंद थी। सम्राट की कई रखैलें थीं, लेकिन उसकी माँ सिर्फ एक थी। जिस दिन उसकी माँ जागी, उसने सोचा कि उसने अपने पिता की आंखें लाल देखी हैं, लेकिन फिर उसने सोचा उसके पिता की आंखें लाल कैसे हो सकती हैं? वह तो स्वर्ग और पृथ्वी पर खड़ा हो सकता है। हरम में कई रखैलें थीं। कभी कभी वह सुनता था कि उसके पिता किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर जा रहे हैं। ऐसे समय में वह अपनी माँ से कहानियाँ सुनाने के लिए कहना पसंद करता था। उसकी माँ द्वारा बताई गई कहानियाँ बहुत अजीब और बहुत दिलचस्प भी थी। राजमाता का चेहरा सौम्य और शांत था, मानो उन्हें इस बात का दुख न हो कि उनके पिता यहाँ नहीं हैं। माँ, आज महाशिक्षक ने मुझे औसत का सिद्धांत सिखाया। मुझे लगता है कि औसत का सिद्धांत मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। आप युवराज हैं। यदि आप अपने आचरण में संयम बनाए रखें तो आप और क्या कर सकते हैं? यह कहने के बाद उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर अजीब भाव थे, मानो उसे अभी अभी कुछ याद आया हो। 4 पुस्तकें और 5 क्लासिक्स आपको पुस्तकों में केवल कुछ सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। आप इसे कैसे करते हैं, यह आपके अपने विचारों पर निर्भर करता है। उसकी माँ का हाथ उसके सिर के ऊपर छू रहा था। वह गर्म था। आपको बस ध्यान से सोचने की जरूरत है, क्या कुछ करना फायदेमंद है या नहीं, और उस समय परिस्थितियां उपयुक्त हैं या नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। क्या यह कहावत जैसी है, सोचो फिर देखो, देखो फिर चलो? फिर उसने अपनी माँ को मुस्कुराते और तालियां बजाते देखा तो उसे तुरंत अच्छी तरह से पढ़ाई करने की प्रेरणा मिली। वह अपनी माँ को निराश कैसे कर सकता था? जब वह 6 साल का था तो शिक्षकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन उसे किताबें पढ़ना मुश्किल नहीं लगा। नहीं, उसे समझ में आया कि वे शिक्षक उसके पिता से क्यों कहते रहते थे कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। स्पष्ट रूप से इसमें चीजें समझने में आसान थी, लेकिन वे इसे जटिल बनाते रहे। थान तुयेन के 19वें वर्ष में एक सर्दियों के दिन उनके सबसे बड़े शाही भाई को बिन्ह का राजकुमार नियुक्त किया गया और एक हवेली बनाने के लिए महल छोड़ दिया। सबसे बड़ा शाही भाई उससे 8 साल बड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जैविक माँ एक निम्न स्थिति वाली उपपत्नी थी जो जल्दी मर गई थी। फिर उसे कई सालों तक पुण्य उपपत्नी ने पाला और फिर वह महल में अकेली रहती थी। 3 साल पहले जब हिएन फी चले गए तो सबसे बड़ा शाही भाई और भी चुप हो गया। वह सबसे बड़े शाही भाई के बहुत करीब नहीं था, लेकिन जब सबसे बड़े शाही भाई ने महल बनाया तब भी वह उसे बधाई देने के लिए गाड़ी में सवार हुआ। हालांकि सबसे बड़ा शाही भाई बिन्ह का राजकुमार था, लेकिन उसके पास कोई जमीन या सेना नहीं थी। जब उसने उपहार देना समाप्त किया तो सबसे बड़े शाही भाई ने अचानक कुछ कहा। कभी कभी मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं महामहिम क्राउन प्रिंस जैसा बन सकूं। हालांकि वह केवल 9 साल का था, लेकिन उसने तुरंत अपने सबसे बड़े शाही भाई के इरादों को समझ लिया। माँ के साथ एकमात्र राजकुमार होने के नाते वह क्राउन प्रिंस था, उससे केवल एक व्यक्ति नीचे था।
और उसका सबसे बड़ा शाही भाई सिर्फ बिना राजकुमार था, जिसके पास बिना की उपाधि थी, बिना किसी वास्तविक शक्ति के। क्या महाराज को मालूम है कि आपका दूसरा भाई इस समय कहाँ है? सैनिक राजा ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान शांत और उदासीन थी। वह इस साल 15 साल का हो गया है और अभी भी उसे राजधानी के बाहरी इलाके में महल में रहना है। दरअसल फोंग क्या कभी भी अपने दूसरे शाही भाई से नहीं मिला था। यहाँ तक कि सम्राट के दीर्घायु समारोह के दौरान भी उसने दूसरे शाही भाई को महल में वापस बुलाए जाने को नहीं देखा था। उसने सुना था कि सम्राट को दूसरा शाही भाई पसंद नहीं था। क्या तुम जानते हो कि दूसरे भाई को महल में क्यों बंद किया गया था? राजकुमार पिंग की मुस्कान व्यंग्यात्मक हो गई, क्योंकि उपपत्नी निन्ह ने उसे क्राउन प्रिंस की मां को नुकसान पहुंचाने के लिए पाला था। क्योंकि वह क्राउन प्रिंस की मां के प्रति अपमानजनक था, इसलिए उसे ले जाया गया। तब से सम्राट अब उसे देखना नहीं चाहता था। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि शाही उपपत्नी का मन गहरा और दुष्ट है, या इसका मतलब यह है कि मैं शाही उपपत्नी से असंतुष्ट हो जाऊं और दूसरे शाही भाई के प्रति सहानुभूति रखूं? फोंग क्या ने बिना वुओंग को अजीब निगाहों से देखा और शांति से पूछा, अगर यह सब सच है तो हमें दूसरे भाई को क्यों नहीं ले जाना चाहिए? दूसरा भाई मेरी मां के प्रति अनादरपूर्ण है, उसका व्यवहार असंयमित है। उसे क्या अधिकार है कि वह पिता सम्राट से अपेक्षा करे कि वे उसे पसंद करेंगे? राजकुमार बिना यह सोचकर चौंक गए कि 9 साल का युवराज इतना शांत है कि यह भयावह है। बड़े भाई को लगता है कि मैं इस वजह से मां से सवाल करूंगी। वह तिरस्कारपूर्वक हंसा। मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन सी भुजा भारी है और कौन सी भुजा हल्की है। बड़े भाई को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें शाही उपपत्नी चियों के समान थी, जैसे कोई तेज चाकू राजकुमार बिन्ह की छाती में घुस रहा हो। यदि बड़े भाई का यही इरादा है तो आप घर पर क्यों नहीं रहते और अपने दिमाग को यह समझने के लिए तैयार करते कि क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए। अपनी बात समाप्त करके वह पलटा और चला गया। पिंग वांग को कोई भाव नहीं दिया। यह बात जल्दी ही फेंग जिन को बता दी गई। उसने और कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद उसने पिंग वांग को द क्लासिक ऑफ फिलियल पिटी की एक प्रति भेंट की। सम्राट और उसकी मां के बारे में बाहर बहुत सी अफवाहें थीं, लेकिन उन कहानियों में सम्राट बहुत स्नेही सम्राट था और मां वास्तव में एक सुंदर उपपत्नी थी। फेंग क्यू ने उन कहानियों को सुनकर केवल मंद मंद मुस्कुराया, क्योंकि हरम में मां के अलावा कई अन्य उपपत्नी थी। सम्राट भी एक निश्चित कहानी की तरह नहीं हो सकता था। केवल मां को हर दिन देखता था, अन्य उपपत्नियों को कभी नहीं देखता था। हालांकि वास्तव में सम्राट दूसरों के यहाँ ज्यादा नहीं जाता था। मां ने कहा, दुनिया में बहुत सी कहानियां झूठ हैं। आंखों से जो देखा जाता है, कानों से जो सुना जाता है, वह भी नकली हो सकता है। केवल वही वास्तविक है जो किसी के मन में है। उसे नहीं पता था कि मां और सम्राट के बीच प्यार नाम की कोई चीज थी जिसे वह नहीं समझता था। लेकिन एक बात तो तय है, उसके पिता और मां उसके साथ बहुत अच्छे हैं। उसे अभी भी एक तस्वीर याद है जब वह बहुत छोटा था। उसकी मां उसका हाथ थामे शाही बगीचे में टहल रही थी और धूप सेंक रही थी। महाराज, शाही कुलीन पत्नी झाओ आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आई है। उसने अपने सामने रखी डिम सम की प्लेट को देखा। यह उसका पसंदीदा भोजन था। इसे खूबसूरती से बनाया गया था। उसने डिम सम के कुछ निवाले खाए और शीहे पैलेस जाने के लिए खड़ा हो गया। कमल के तालाब से गुजरते हुए उसने देखा कि उसकी मां तालाब के किनारे धूप सेंक रही थी। उसके पिता उसके पीछे खड़े थे, धीरे से मुस्कुरा रहे थे। उसके कदम थोड़े लड़खड़ाए। उसने अपना सिर घुमाया और वापस लौट आया।
हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने सोचा कि जब उसके पिता उसकी माँ को उस नज़र से देखते हैं तो वह उसे परेशान नहीं करना चाहता। यह सही है। वह शाही कुलीन पत्नी झाओ का इकलौता बेटा था। ज्यूझोउ राजवंश का कुलीन क्राउन प्रिंस, वह राजकुमार जिसे उसके पिता सबसे अधिक महत्व देते थे, कोई 9 साल का बच्चा नहीं। उसने अपना सिर उठाकर आसमान में सूरज को देखा, जो चमक रहा था। आज सूरज की रोशनी वाकई अच्छी थी। उसका मूड भी वाकई अच्छा था। कमल के तालाब को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए उसके पिता का मूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है न? अंत